नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को समझ रहे हैं। जीएस की बात कर रहा हूँ। आपका ऑप्शनल जो भी है आप उसे एक बार देख लें। ऑप्शनल का भी सिलेबस होता है और आपको सही मायने में कोई भी आपका ऑप्शनल हो इसी रूप में तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस देखिए, उसको समझिए, उसके बाद से किताबें खरीदिए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है। फिलहाल इस सीरीज़ में हमने 3 वीडियोज़ देखे और सिलेबस को अच्छे से समझा, पेपर 1, 2, 3, और आज चौथे पेपर की बात करेंगे। इसको सामान्य तौर पर इथिक्स का पेपर कहते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है ना वो ये है, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है, इसके नाम पे नहीं जाते हैं। देखिए, ये जो पेपर है ना, इसके बारे में कहा जाता है और है भी, वास्तविकता भी है कि इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लोग करते भी हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि ये इथिक्स का पेपर है? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई, समझ में भी नहीं आई। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। कुछ कारण हो सकता है कि आपके पास अपने तर्क हों, लेकिन देखिए, सबसे पहला जो कारण है इसमें अच्छा स्कोर करने का वो ये है कि ये बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत कम समय में आप तैयार कर लेते हैं और इसके लिए आपको करेंट अफेयर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप देखिए, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर से प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर करेंट अफेयर में आपको वही चीज़ें जो केस स्टडी है वहाँ पे कुछ झलक मिल सकती है, लेकिन वो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने पहले के ज्ञान के आधार पर कर सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि आप बढ़िया स्कोर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इस पेपर में आपको मौका मिलता है ये दिखाने का कि आप एक अच्छे प्रशासक हैं। आपको खुद को व्यक्त करने का मौका मिलता है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से ये पेपर रखने का कारण भी यही है कि यूपीएससी जान सके कि जिन लोगों को हम ले रहे हैं वो किस तरह के इंसान हैं। क्या वो प्रशासनिक गुण रखते हैं या फिर इस बात की संभावना है कि उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पेपर के तहत आपसे जो है जान ली जाती हैं। क्वेश्चंस तो एक बहाना है, असली जो मकसद है वो ये पहचानना है कि क्या आप एक प्रशासक हैं कि नहीं। और यहाँ पे खुली छूट मिलती है। क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आप अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक कलाकारी है। कभी कभी हम बड़े अच्छे होते हैं, हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हम समझा नहीं पाते। जब हम समझा ही नहीं पाएंगे तो वो जानेगा कैसे कि हम कौन हैं। और वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। हो सकता है कि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, सारी चीज़ें तैयार कर ली, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, लिख कर बताना नहीं आता, व्यवस्थित तरीके से बताना नहीं आता, तो दिक्कत है। उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उत्तर लिखने पड़ेंगे और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खैर, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। जो पहला टॉपिक है, इसको देखने में, एक लाइन में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या पूछा जाता है। पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ और साथ साथ में मैं समझाते चल रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। यहाँ लिखा है नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। अब यहाँ पे मैं इतना स्कोप नहीं है कि मैं आपको परिभाषा बताऊं नीतिशास्त्र क्या है, ये है वो। सीधा सा ये है कि आपको जानना है कि नीतिशास्त्र का मानव जीवन से क्या संबंध है। सिंपल सी चीज़ है। इसी को आगे दे के आपको थोड़ा और सिंपल कर दिया गया है समझने के लिए कि मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। यानी कि हम बहुत रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हैं, चाहे फिर आप वैसे सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग जगहों पे नीतिशास्त्र के सिद्धांत कैसे दिखते हैं, ये जांच करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आप किसी की हेल्प कर देते हैं, यह नीतिशास्त्र का एक सिद्धांत हो सकता है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल कर ले रहे हैं, आप दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, तो मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र कहाँ कहाँ दिख रहा है। इसके अलावा ये जो हमारे काम हैं और कामों में जो नीति शास्त्र की चीज़ें दिख रही हैं, नैतिकता, बेसिकली इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दे, जो नैतिकता दिख रही है, इसको कौन कौन सी चीज़ें तय करती हैं। हमारी नैतिकता किससे निर्धारित होती है और उसका परिणाम क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है। इसके सैद्धांतिक प्रश्न भी आते हैं, व्यवहारिक प्रश्न भी आते हैं। मज़ेदार बात बताऊं, ये सारी चीज़ें आप देखिए, पेपर उठा के देखिएगा, 2 हिस्सों में पेपर बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आधे पेपर में आपको सैद्धांतिक चीज़ें मिलेंगी और आधे पेपर में आपको केस स्टडी पे आधारित प्रश्नों का जवाब देना होगा। और आधा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक तौर पे, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। वहाँ पे बाकायदा एक कहानी की जैसे, एक स्टोरी की जैसे कोई घटना का जिक्र होगा, उसमें आपको बताना है कि आप कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे आप अपनी सोच रखते हैं।
तो ये चीज़ें इसलिए भी आपको पढ़नी है कि केस स्टडी में घुमा फिरा के ये बातें पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, नीति शास्त्र के आयाम कितने होते हैं, कितने डायमेंशंस होते हैं, इसे आप एक बार समझ लें, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। आप अपने पर्सनल लाइफ में हैं, पति पत्नी, दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, इनके साथ आप जीवन में हैं, तो किस तरह से नीति शास्त्र वहाँ काम कर रहा है। और जब आप सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, चाहे आप एक अधिकारी के तौर पर जाएँ, चाहे एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप समाज में हैं, तो वहाँ पे नीति शास्त्र कैसे है या नैतिकता आपकी कैसी है, इसे समझना है। बड़ा प्रैक्टिकल सा है, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। इसके अलावा देखिए, मानवीय मूल्य, इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। अब मानवीय मूल्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और इसको यूपीएससी ने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया कि किन चीज़ों को लेकर के हम प्रश्न पूछ सकते हैं। मानवीय मूल्यों में आप देखिए, महान नेताओं ने हमें क्या सिखाया है, सुधारक हुए हैं, उन्होंने हमें क्या बताया है, बहुत सारे अच्छे प्रशासक हुए हैं, राजा महाराजा भी हुए हैं, और सिविल सेवा में बहुत सारे लोग हुए हैं। इनके जीवन से, इनके उपदेशों से हमने क्या सीखा है और कैसे अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाया है, ये हमें जानना है। अब इसके लिए इसी तरह का एक आगे देखेंगे, एक टॉपिक है जिसमें दार्शनिकों के बारे में बात होती है। ज़्यादातर जब आप किताब खरीदेंगे या कोचिंग में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के जीवनी पढ़ा दी जाती है, उससे कुछ खास नहीं होता। अरे मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जीवनी, उन्होंने क्या किया, कहाँ पढ़े, कहाँ गए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने जो बातें कही, उनके जीवन का जो निचोड़ है, वो चीज़ें आपको समझनी होती हैं। जैसे महात्मा गांधी ने बहुत सारी बातें कही, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है इस संदर्भ में, पेपर 4 के संदर्भ में ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अफ्रीका गए, वहाँ वकील थे, क्या किया, कैसे आंदोलन किया, नहीं। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कही हैं, जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है कि आपके पास जो धन दौलत है, आप ये मान के चलिए कि बस आप इसके संरक्षक हैं, ये सब कुछ आपका नहीं है, आप दूसरों के लिए भी करें। तो इस तरह से जो उन्होंने सिखाया है हमें, उस पर फोकस करना होता है, ठीक है ना, ये क्लियर रखिएगा। आगे मूल्य, ये देखिए, मूल्य विकसित करने में हमारा परिवार कैसा रोल निभाता है। अगर परिवार रूढ़िवादी है तो हमारे बच्चे भी उस तरह के हो जाते हैं। परिवार अगर उदार है तो हमारे बच्चे वो मूल्यों को सीखते हैं। तो परिवार कैसा है, समाज कैसा है, और शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमें कैसे सिखाती हैं मूल्यों को, इनकी क्या भूमिका है एक इंसान को मूल्यों से भर देने में, यानी कि उसे कुछ सिखाने में, कोई मूल्य विकसित करने में। बात समझ में आ गई? ये पढ़ना है, बड़ा आसान है, बहुत मज़ा आएगा। आगे देखिए, जो दूसरा टॉपिक है, ये मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है, कंप्लीट भी है, इसकी नोट भी मिली है। यह है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अब एक लाइन में अगर मैं कह दूं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, तो एटीट्यूड का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड है। वो नहीं कि अरे बड़े एटीट्यूड में हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो वैसे कहने के लिए कह दिया जाता है। तो एटीट्यूड क्या है, इसका कंटेंट, मतलब इसका सारांश क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये बनती कैसे है, वृत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये काम कैसे करता है। ओके, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, मतलब ये है कि हमारे विचार कैसे बनेंगे, हमारा आचरण कैसा होगा, इसमें हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि हम गोरे लोगों से नफ़रत करते हैं, अंग्रेज़ों से नफ़रत करते हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि उस एटीट्यूड के कारण हमारे विचार बदल सकते हैं। किसी भी अंग्रेज़ को देख करके हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है उसके प्रति, और हो सकता है कि हमारा आचरण भी उससे प्रभावित हो, हमारा बिहेवियर उससे प्रभावित हो, कि पूछे कि हमको इधर जाना है तो आप उधर बता दें। ऐसा होता नहीं है, आप समझदार हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब समझिए, एग्जाम्पल, कि जिसके प्रति हमारा एटीट्यूड जैसा होगा, उसके प्रति हमारे विचार और हमारे व्यवहार में भी बदलाव आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अगर वो क्लास देखना चाहते हैं, जीएस पेपर 4 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसकी नोट, कंप्लीट नोट, लगभग कंप्लीट नोट मैं आपको दूंगा, जो ग्रुप में जुड़े हैं दोस्त, उनको मिल रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये समझना है। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या होती है, ये आपको समझना है, ठीक है। और सामाजिक प्रभाव और धारण एक अलग चीज़ है और शानदार चीज़ है। परसुएशन इसका इंग्लिश है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया, समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें, सामाजिक प्रभाव को भी मैंने बताया है, ये सब कुछ हमें समझना है। और ये सारी चीज़ें ना
एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको केस स्टडी मिलती है, कम से कम 2 केस स्टडी में कहीं ना कहीं एटीट्यूड वाला जो पोर्शन है या जो ये तत्व है दिख जाएगा, और आपको ये बातें ध्यान में रखते हुए जवाब देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक संख्या 3 है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। वो क्या था, अभिवृत्ति थी, और ये अभिरुचि है। अभिरुचि का मतलब एटीट्यूड से थोड़ा सा अलग होता है कि हम किस तरह के हैं सिविल सेवा में, मतलब आप सिविल सेवा में हैं, प्रशासन में हैं, तो आप किस तरह से सेवा की भावना रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप मोटे तौर पे कह सकते हैं अभिरुचि में आएंगी, लेकिन इसकी परिभाषा काफ़ी व्यापक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो उसे हम देखेंगे। और बुनियादी मूल्य क्या होने चाहिए सिविल सेवक के अंदर, और अक्सर मेरे ख्याल से हर साल या 1 साल के गैप पे यूपीएससी ऐसा पूछ लेती है कि आपके अनुसार एक सिविल सेवक में कौन से मूल्य होने चाहिए। आप सिर्फ ये लाइन याद कर लीजिए और इसी की व्याख्या कर दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जितनी मैक्सिमम जितना मिलने की संभावना है। अगर आपने अच्छे से लिखा तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने खुद बताया कि भाई ये मूल्य होने चाहिए। अब इसको छोड़ के आप कुछ और करने लगें तो हो सकता है कि एग्जामिनर को थोड़ा सा अटपटा लगे कि इतनी बेहतरीन चीज़ें हमने बताई हैं कि ये होना चाहिए, और कुछ ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नया नहीं सोचना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेस्ट है, ठीक है, ये सबसे बढ़िया विकल्प है। यूपीएससी स्कोप भी देती है कि आप कुछ नया बताइए अपने विचारों से, आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, यही मैंने शुरू में कहा कि यहाँ दिखाने का मौका है कि आप क्या हैं। चलिए, तो ये है बुनियादी मूल्यों में क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, इसके बारे में आप जानिए, इसकी ज़रूरत क्यों है, भेदभाव रहित होने की क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, और गैर तरफदारी का क्या मतलब है, आप किसी की तरफदारी नहीं करते, निष्पक्ष होना चाहिए एक सिविल सेवक को, ठीक है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। आप सेवा में आ रहे हैं, सिविल सेवा इसका नाम ही है सिविल सेवा, नागरिक सेवा, ठीक है, तो समर्पण का भाव होना चाहिए, तो ये एक अच्छा गुण है। कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अगर कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति नहीं है तो कुल मिलाकर के सही मायने में सिविल सेवक होने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये सेवाएं हैं, जो लोग अमीर हैं, जो सक्षम हैं, उनके लिए सिविल सेवा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए बस इतना है कि भाई उनकी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, लेकिन वाकई अगर कहीं पे काम होता है ग्राउंड लेवल पे तो कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए काम होता है, यही मकसद भी है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। सहिष्णुता होनी चाहिए, ये एक बुनियादी मूल्य, और संवेदना होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, ये हेडिंग लिख के थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे ना, तो एक क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा कि कौन कौन से मूल्य होने चाहिए। ओके, आगे ये भी मैंने पढ़ाया है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए भी ज़रूरी है। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स देकर आपको बताए हैं, तो आप इसके बारे में जानेंगे, इसकी क्या अवधारणाएं हैं, प्रशासन और शासन व्यवस्था में इसका क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, ये आपको जानना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी भूमिका है प्रशासन में, कितनी भूमिका है पर्सनल लाइफ में, समाज में, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां जो है, जो मैंने ऊपर थोड़ी सी बात इसके बारे में की थी, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। मैं फिर से बता रहा हूँ, आज तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है कि फला दार्शनिक के बारे में बताइए, उनकी क्या भूमिका रही है समाज को बदलने में, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये ज़रूर पूछा जाता है कि किसी दार्शनिक ने कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट पे, जैसे गांधी जी ने कुछ कहा है या कार्ल मार्क्स ने कुछ कह दिया है, तो उस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, ऐसे खूब क्वेश्चंस आते हैं। उसको आप किस रूप में लेते हैं ये बताना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट लिख के कोष्ठक में उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि नाम नहीं लिखा जाता। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें जहाँ नाम नहीं लिखा रहता है उन्हें लगता है कि यहाँ मुझे ये भी लिखना है कि ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया है, और कुछ लोग गलत तरीके से पढ़ाने के चक्कर में ये प्रेशर डाल देते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसने कही है। बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। यूपीएससी आपसे उम्मीद ही नहीं कर रही है कि ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये बात गांधी जी ने कही है, कि आइंस्टीन ने कही है, कि किसने कही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लाइन जो आप पढ़ रहे हैं एक जीवन का दर्शन है, एक बहुत बड़ी लाइन है। इससे आप क्या समझते हैं, इससे छोड़ दीजिए किसने कहा है किसने नहीं कहा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस लाइन से आपने क्या सीखा, इसका क्या मतलब है, वो समझाना होता है। और यही चीज़ें हमें पढ़नी है। जब आप किताब खरीदेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बजाय इसके कि उस व्यक्ति की जीवनी और बाकी चीज़ें पढ़ें आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 6वां टॉपिक है लोक प्रशासन में लोक सेवा यानी सिविल सेवा के मूल्य
तथा नीति शास्त्र। अब सीधी सी बात है कि आप प्रशासन में आए हैं तो वहाँ पर सिविल सेवा के मूल्य कौन कौन से हैं और उसके साथ नीति शास्त्र क्या क्या संबंध है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और फिलहाल इसकी स्थिति क्या है और इसमें समस्याएं क्या हैं। अभी आपको कह दूं तो 20 तो आप ही गिना देंगे कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये स्थिति और इसकी समस्याओं पे आपको अच्छी से नज़र रखनी है, समझना है, एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। आगे देखिए, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं। सरकारी संस्थान जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर का ऑफिस है, निजी संस्थाएं भी हैं, कंपनियां हैं, तो वहाँ पर नैतिक चिंताएं क्या क्या हैं। नैतिक चिंताओं में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि भेदभाव, लैंगिक भेदभाव हो सकता है, या फिर जातिगत भेदभाव हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है। ये नैतिक चिंता के रूप में आ सकती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और दुविधाएं भी हो सकती हैं कई तरह की कि क्या करें क्या ना करें। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें फैसला लेना पड़ता है और हम दुविधा में फंस जाते हैं कि किसको करें पहले, किसको ना करें। एक एग्जाम्पल आप देखते होंगे नैतिक दुविधा, नैतिक चिंता का, जैसे कि एक डॉक्टर है और उसके पास 2 पेशेंट आए हैं, एक ही इंजेक्शन है जीवन रक्षक, किसी एक को ही लगा सकता है, अब उसे क्या करना है। एक नैतिक चिंता, नैतिक दुविधा तो है ना, कि बचेगा तो कोई एक ही व्यक्ति, अब किस आधार पे वो फैसला लेगा, ठीक है ना। तो ये नैतिक दुविधाएं क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, इनका उपाय कैसे निकाला जाए, ये सारी चीज़ें। एक और ट्रेन वाला एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि ट्रेन जा रही है, सामने पटरी पे 5-6 लोग खड़े हैं और उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो कुछ काम कर रहे हैं और आप ड्राइवर हैं, मतलब आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप पटरी से मोड़ सकते हैं, आगे से एक रास्ता फिर चेंज हुआ है, आप वहाँ से मोड़ सकते हैं। और दूसरे ट्रैक पर एक ही आदमी बैठा है आराम से, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ ट्रेन नहीं आती है। अब आप क्या करेंगे, 6 लोगों को जान बचाने के लिए एक की तरफ मोड़ देंगे या फिर उधर चढ़ा देंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं नैतिक दुविधाओं में, चिंताओं में आती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं पढ़ाने लगा क्या वो अलग से पढ़ाऊँगा मैं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। अंतरात्मा पे तो कई बार क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम नैतिक रास्ते पर चलें, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें एक स्रोत के रूप में, एक गाइड के रूप में हमारी सहायता कर सकती हैं, हमें रास्ता दिखा सकती हैं। जैसे कि नियम बना है, कोई कानून बना है, कोई रेगुलेशन है, ठीक है, या हमारी अंतरात्मा कह रही है कि ये करना चाहिए। तो इनकी क्या भूमिका है, इसके प्लस माइनस बाकी चीज़ें हम देखेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि ये मार्गदर्शन हमारा करेंगी नैतिकता के रास्ते पे। आगे, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, प्रशासन में आप जा रहे हैं, उत्तरदायित्व आपके पास नहीं है तो आप संभावना है कि आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं। जिन लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि कभी ना कभी वो या तो करप्ट हो सकते हैं या फिर वो तानाशाह टाइप के हो सकते हैं कि किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो उत्तरदायित्व को समझना है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या ज़रूरत है, तथा नैतिक शासन क्या है। नैतिक शासन बड़ा ही प्यारा शब्द है। शासन एक चीज़ है कि आप शासन चला रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। नैतिक शासन का क्या मतलब है, इसे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको एक नैतिक प्रशासक, नैतिक व्यक्ति ही बनना है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, जो भी सिस्टम है अभी उसमें किस तरह से नैतिक नियमों को, नैतिक मूल्यों को समाहित किया जा सकता है, उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे आप अपने ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए कि आप एक डीएम हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या है। वहाँ आप देख रहे हैं कि जो बड़ा अधिकारी है, छोटे अधिकारी है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे को एहसास दिलाने में लगे हैं कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम ये है वो हो। तो यहाँ पर कैसे सबको एक साथ लेके आया जाए, सबके अंदर नैतिक भावना हो, एक टीम भावना हो, अच्छा वर्क कल्चर बने, ये कैसे किया जाए, इसे समझना है। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स, हमारे पास उपाय होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है और इसको पढ़ना है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, जो फंडिंग होती है, उसमें नैतिक मुद्दे कौन कौन से होते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए दुनिया में नैतिकता के नाम पे कुछ दिख रहा है कि कोई भी किसी भी देश पे आक्रमण कर दे रहा है, कभी भी कोई भी उल्टी सीधी संधियाँ हो जा रही हैं। सब अपने हितों के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। हर उस देश में जो अनैतिक दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उनके यहाँ जाइएगा, उनके स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं कि ये नैतिकता है, वो नैतिकता है, लेकिन देश के लेवल पे क्या चल रहा है, इसे समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं।
इसके अलावा जो फंडिंग होती है, कई तरह की फंडिंग हो सकती है, कुछ अच्छे कामों के लिए फंडिंग होती है, कभी कभी टेररिज्म के लिए भी फंडिंग लोग कर रहे हैं, गलत कामों के लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो इसे भी समझना है, इससे नैतिक मुद्दे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। इस पेपर की सबसे बड़ी खूबसूरती और स्कोर करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आपके पास बढ़िया अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि बहुत भारी भरकम, सिंपल आम जीवन के एग्जाम्पल्स होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए। अच्छा, कारपोरेट शासन व्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कारपोरेट शासन व्यवस्था में ना आपको देखेंगे आपकी ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, केस स्टडी में। वहाँ से लेकर के कि आप जो है कहीं चेयरमैन हैं किसी उसके ऑफिस में बैठे हैं और इस तरह की घटना हो रही है और आप क्या करेंगे, आपके सामने ये मामला आया, आप क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए भी इसे पढ़ना पड़ेगा। आगे चलिए, एक और टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ये टॉपिक का नाम ही है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी। ईमानदारी का क्या मतलब है, आपको इसे अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका यहाँ पे इंग्लिश लिखा है प्रोबिटी। लोक सेवा की अवधारणा आपको समझनी है कि लोक सेवा का क्या मतलब है। आगे, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है। इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ दार्शनिकों ने इस बारे में बात की है कि भाई शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए और ईमानदारी उससे कैसी जुड़ी होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है। यानी दार्शनिक तौर पे, फिलोसॉफिकल तौर पर भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस रूप में होने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि राजा जो है ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, प्रशासक ऐसा होना चाहिए। तो इसका दार्शनिक आधार क्या है? प्रशासन में जो ईमानदारी लाई जाए उसका, ठीक है। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पारदर्शिता पे हमने सेकंड पेपर में भी बात की, वहाँ भी है, वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है सरकार में, इसे आपको समझना पड़ेगा। आप अधिकारी बनेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। हो सकता है डेली रिपोर्ट तैयार करनी पड़े, साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करनी पड़े, मंथली रिपोर्ट तैयारी करनी पड़े और महीने का भी, सालाना भी। तो ये जो सूचना आपके पास है इसका आदान प्रदान कैसे होता है, उसमें पारदर्शिता कैसी है, एक तो ये हो गया अधिकारी और अधिकारी के बीच में। एक सरकार और जनता के बीच में भी सूचना का आदान प्रदान होता है, इसे भी समझना है। इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसका क्या उपाय है, ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। सूचना का अधिकार अधिनियम बना था, इसका क्या महत्व है, इसने प्रशासन में क्या चेंजेस लाए और इसमें क्या चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। ये जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एथिक्स के लिए है। और नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र। नागरिक घोषणा पत्र सेकंड पेपर में भी था। तो ये नीतिपरक आचार संहिता क्या है, जो व्यक्ति इस प्रशासन में है वो कैसे आचरण करेगा, कैसे वो व्यवहार करेगा। तो ये आचार संहिता, आचरण संहिता हमको पढ़ना है। हमारे यहाँ अब तक किस तरह के उपाय किए गए हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या बेहतर किया जाने की ज़रूरत है। नागरिक घोषणा पत्र क्या है और इसका महत्व क्या है, हमारे यहाँ नागरिक घोषणा पत्र तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद वर्क कल्चर। वर्क कल्चर पे, कार्य संस्कृति पे सीधा सीधा सैद्धांतिक क्वेश्चन आ सकता है, किसी एग्जाम्पल के लिए कोई समझाइए, इस टाइप का। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं उसमें, क्या कहते हैं, केस स्टडी में। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक अधिकारी हैं, आपके अंडर में, या फिर कई क्वेश्चन आए मेरे ख्याल से, हर साल एक क्वेश्चन आता है कि आपके परिचय में एक दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ गलत काम किया है या आपके साथ काम करते हैं। ये सब कुछ वर्क कल्चर में है, शामिल है। आपको पता चल गया है लेकिन फिर भी वो गरीब हैं तो आप क्या करेंगे। तो कई तरह की चीज़ें हैं वर्क कल्चर में। आप अपने ऑफिस के आसपास का वर्क कल्चर देख लीजिए, अपने सहयोगियों के साथ, चाहे वो आपके ऑफिस में नहीं भी हैं, आपके ऊपर हैं, कहीं और पोस्टिंग है, तो इससे आप कैसे समझते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इसमें क्या समस्याएं हैं और उनका उपाय कैसे आप करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। वर्क कल्चर पे मेरे ख्याल से नोट मैंने दिया नहीं है लेकिन दे दूंगा बहुत जल्दी। अच्छा, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। अब सेवा प्रदान कर रहे हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करने से, कोरम पूरा करने से नहीं काम चलेगा। उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, यानी कि सेवा को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, हर एंगल से आपको इस पर सोचना है। केस स्टडी भी यहाँ से आती है, ठीक है। लोक निधि का उपयोग, जो पैसा है जनता का पैसा है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भी ज़्यादातर ना ये केस स्टडी का मामला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और एक है भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। भ्रष्टाचार की क्या चुनौतियाँ हैं, भ्रष्टाचार की परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए।
ये चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, आप कुछ नए उपाय क्या क्या कर सकते हैं। बाकी जो आपने पढ़ा है वो तो आप बताएंगे ही, अगर स्कोप है, अगर यूपीएससी खुद पूछ लेती है कि कुछ नए उपाय बताइए, तो आप अपने तरीके से इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिलेबस। इसके आगे एक और चीज़ है, इस लाइन को आप हल्के मत लीजिएगा। उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज़, जो कुछ भी हमने अभी देखा 7 पॉइंट्स में, उन सब से संबंधित केस स्टडीज़ दी जा सकती हैं। केस स्टडीज़ का मतलब यही होता है कि कोई मान लीजिए किसी फिल्म का सीन है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आप देख रहे हैं, अब बताइए कि आप इसमें इस मुद्दे पर क्या फ़ैसला करेंगे। ठीक है ना, तो केस स्टडी आपको इसी आधार पे मिलेगी, जो ऊपर सिलेबस दिया गया है उसी के आधार पे मिलेगी। और जब तक आप उस बेसिक को नहीं समझे रहेंगे तब तक आप केस स्टडी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। एक और चीज़ है, केस स्टडी को हल करने का तरीका, ऊपर जो चीज़ें हैं ना उनके प्रश्नों को हल करने से थोड़ा अलग होता है। उसका एक पैटर्न होता है, बड़ी खूबसूरती से आपको एक ढांचे में चीज़ों को ढालना होता है। इस पर मैं हो सकता है कि एक वीडियो बनाऊं, या हो सकता है ग्रुप में आपको एक नोट बना के दूं कि आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे केस स्टडी हल करते समय। ठीक है जी, तो फिलहाल इसमें इतना ही है, ये सिलेबस की बात है। और एक मैं PDF नोट तैयार कर रहा हूँ जिसमें वो है, क्या कहते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हर साल। ठीक है, मतलब 2013 से सिलेबस चेंज हुआ है, तो 2013 में उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया था तो वो लिख दिया जाएगा। मान लेते हैं 14 में नहीं आया, 15 में आया, तो जस्ट उसके नीचे वो लिख दिया जाएगा। इस तरह से काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हम टॉपिक वाइज चीज़ों को बांट के समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है जी, तो जैसे ही वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपको PDF नोट मैं उपलब्ध करा दूँगा। और बस इसमें इतना ही है, आगे मिलेंगे। अभी हो सकता है कि एक मैं वीडियो बनाऊं आज कल, वैसे मैंने कल कहा था कि ये वीडियो आएगी, तो आज ही मैं आपको टॉपिक वाली वीडियो शाम तक दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो टॉपिक फाइनल नहीं है, अभी उसमें और भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी, वो मैं बता भी दूंगा। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।